Hello aspirants, advent of European. In 1600, Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies. देखिए नाम काफ़ी लंबा है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, इसको तोड़ करके याद कीजिए कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। गवर्नर एक अलग तरह का टर्म है लेकिन कंपनी में घुसेड़ा गया है, आप याद कीजिए। नॉर्मली आपको ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है लेकिन आप याद कीजिए। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, कहाँ का ये कंपनी है? लंदन का है, तो ऑफ लंदन। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन काम क्या करने आ रहे हैं लोग? तो ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, इंडिया और इंडिया के आसपास के क्षेत्र, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो फिर से आप नाम ध्यान से देखिए कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी और कैसे क्या होगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कंपनी का नाम याद रख लीजिए। सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो वही कुछ डेट्स होंगे, कुछ मेन फैक्ट्स होंगे, जैसे पोर्टुगीज़ में हुए, जैसे डच में हुए, वैसे अब ब्रिटिश का भी होगा। 1609 जहांगीर के कोर्ट में आएंगे हॉकिंस। वो 2 साल ट्राई करेंगे कि परमिशन मिल जाए। पोर्टुगीज़ का एम्पायर इतना बड़ा है समुद्री क्षेत्र में, जहांगीर सोचते हैं कि आप लोग आ तो रहे हो, डच ब्रिटिश सब लोग, लेकिन पोर्टुगीज़ को कोई हरा नहीं रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं हो, तो हम आपको परमिशन क्यों दें। कुछ इस तरह की भावनाएं हैं और जब यह बातें समझ में आती हैं तो इन लोगों को लगता है कि हमें कुछ विशेष करना होगा। तब तक उन्होंने काम चलाऊ 1611 में एक परमिशन ले लिया गुजरात के सुल्तान से कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए दिया जाए। सूरत में परमिशन मिल चुका है, लेकिन 1612 में थॉमस बेस्ट आएंगे और वो हराएंगे पोर्टुगीज़ को। हराते ही सबकी आंखें खुलेंगी, मुगलों को भी दिखेगा और 1613 में तुरंत के तुरंत आपको परमिशन मिल जाएगा सूरत में फैक्ट्री खोलने को। ब्रिटेन भी लेवरेज हो चुका है जोश से, अब वह अपना एक बहुत बड़ा दार्शनिक भेजेगा यहाँ पे, जो अन्य जगहों पे भी थॉमस रो बहुत जगह जाते थे और काम ही था ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करना, और बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनके पास बहुत कुछ था। आप गूगल करके देखेंगे उनके बारे में, देखना भी चाहिए आपको, ताकि आपके आंसर में धार बने, ताकि आप इंटरव्यू में कुछ अच्छा कर सकें। थॉमस रो के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, वह पूछने योग्य चीज़ है, इरेलीवेंट नहीं है। थॉमस रो आते हैं 1615 में जहांगीर कोर्ट में, 1619 तक रहते हैं और जो चाहते हैं लगभग अपना बहुत हद तक बात मनवाते हैं। 1616 में मसूलीपट्टनम में इनका फैक्ट्री खुलेगा। फिर 1632 इंपॉर्टेंट डेट है, जहां गोलकोंडा के सुल्तान से आप ट्रेडिंग परमिशन लेंगे। इसके बाद 1633 बालासोर हरिहरपुर, वहाँ फैक्ट्री लगेगी, उड़ीसा में है। इसके बाद 1651 हुगली में। इसके बाद 1667 औरंगजेब आपको परमिशन देंगे पूरे बंगाल में ट्रेड करने को। इसके बाद कोई बड़ा डेट है तो वो है 1717 फर्रुखसियर का फरमान, आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि लगातार इनको बस विक्ट्री मिलते गया। 1667 औरंगजेब और 1717 फर्रुखसियर, इस बीच में ये लोग पिटे भी गए हैं। 1690s के दशक में इनके साथ क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कंपैरेटिव स्टडी कर लिया जाए कि डच जो है 1610 में अपना पुलिकट में हेडक्वार्टर बना चुके हैं। अभी हॉकिंस परमिशन ही मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है कुछ, और इनका लग चुका है। देखिए डच आए थे 1602 में, आप 1600 में ये कंपनी बनाए, तो कहीं ना कहीं वो आपसे थोड़ा स्पीड है स्टार्टिंग में। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि 1616 मसूलीपट्टनम और 1632, 16 ये एक डेट है, यहाँ पर आप अच्छे से इसको याद रखिए, फंसाइए इस चीज़ को। तो यहीं इसी के बीच में 1627 में डच का एक फैक्ट्री लगेगा बंगाल में और उसका नाम होगा पीपली। जैसे हुगली में 1651 में ब्रिटिश का बन रहा है, तो 1653 में चिंसुरा डच का, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी आप करेंगे। औरंगजेब 1667 में परमिशन दे रहे हैं, तो सूरत में वहाँ फ्रांसीसियों को परमिशन मिलेगा फैक्ट्री लगाने को 1667 में, सेम डेट। तो चूँकि फ्रांसीसी 1664 में आ ही रहे हैं, तो ये कंपैरिजन करके चलेंगे कि कब कौन आया। ये जो लगभग 1500 से लेकर के और लगभग 1600 के एंड होने का ये 200 साल का जो इतिहास है, ये डेट वाइज ही देखना है, इसमें कुछ विशेष एनालिसिस नहीं है। एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंग्रेज टारगेट करके ही आए थे स्टार्टिंग में ही, पहले ही तय हो गया था कंपनी बनने से पहले 31 दिसंबर 1599 को कि हम लोग जाएंगे और कैसे कैसे काबिज होंगे। भाई पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो ही धीरे धीरे हर 100 साल में अलग अलग होगा, खुद ही नहीं पता है कि क्या करेंगे। खुद आपके 50 कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं यूरोप में ही, और इस तरह की बातें। हाँ, ये ज़रूर दिखता है कि कैसे ये लोग सुनियोजित प्लान करने लगते हैं बहुत ही जल्दी से। अगर 2 साल में परमिशन नहीं मिल रहा है तो उन्हें दिखता है कि हमें कुछ करना होगा, पुर्तगालियों को हराना होगा कुछ विशेष, और 1612 में प्लान करके वो हरा भी देते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ करना होगा, ये टारगेट था, हरा देता और बेहतर, और वो उन्होंने किया भी। इसके बाद थॉमस रो को सुनियोजित तरीके से भेजा जा रहा है कि हमारा फिलोसफर है, जाके समझाएगा। एक तो बात बन चुकी है,
कुछ दीपक लौ जल चुका है कि हाँ भाई इन पुर्तगालियों को भी कोई जवाब देने वाला है, और इसके बाद थॉमस रोज आएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताएंगे और धीरे धीरे सारा एरिया पे काबिज होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केवल सिसोर एरिया पे पोर्टुगीज़ आपको तंग करेंगे लगातार, लेकिन मुगल से सपोर्ट मिल जाएगा तो आप काबिज हो जाएंगे। ये एक तरीका था कि हम बाकी कंपनीज को कैसे इरेडिकेट करें। सब लोग आ रहे हैं, उनको पता था कि और भी लोग आएंगे, जैसे फ्रांसीसी 1664 में आए, तो ये एक तरीका था। इसको आप उतना लंबा नहीं ले सकते हैं कि प्लान था और कुछ था। आप अपने आंसर में इन चीज़ों से जो मैंने बताया है, इन चीज़ों से हिंट लेकर के लिखेंगे। जो मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं स्पीड में ही सही, इनमें से डायरेक्ट आपको लिखना है कि इनका जो सुनियोजित प्लान दिख रहा है वो तत्कालीन बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स को दबाने के लिए और खुद ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे किसी आंसर को कैसे कैसे खंडित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो जब मेंस पैटर्न आएगा तो उसमें हम बात करेंगे। थैंक यू।